गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का। हमने पिछली क्लास में संचार की परिभाषा और संचार के तत्व पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संचार के प्रकार। देखिए, संचार के मुख्य तौर पर यहाँ 3 प्रकार किए गए हैं: सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक। सांकेतिक संचार कैसे होता है? जब आप किसी को इशारे से बुलाते हो या किसी को इशारे से जाने के लिए कहते हो, तो यानी आपने संकेतों का प्रयोग किया संचार के लिए। कई बार ऐसा होता है, मम्मी हमारे लिए सामने लेके आती है दूध का ग्लास और हम ऐसा भयानक सा चेहरा बनाते हैं। वो क्या है? वो सांकेतिक संचार है। हमने संकेतों से बता दिया मम्मी दूध पीने का मन तो नहीं है ना? ठीक है, ये हो गया सांकेतिक संचार संकेतों के माध्यम से। मौखिक संचार, जब हम बोलकर बात करते हैं, जिसमें हम संकेतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को नमस्कार करते समय हम हाथ भी जोड़ लेते हैं, यानी संकेत भी हो गए और मुंह से भी हम उच्चारण करते हैं नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अमौखिक संचार में हम इशारे ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ हम बोलते नहीं हैं लेकिन हमारी भाव भंगिमाओं से सामने वाला व्यक्ति हमारे बात को समझ जाता है। इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो पेपर में आपने लिखना है। पेपर में आपको इस तरीके से परिभाषाएं देने के लिए कह दिया जाएगा। संचार के ये अलग अलग रूप हैं। अंतःवैयक्तिक संचार, जब हम इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कौन सा संचार है? अंतःवैयक्तिक। अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने आप ही मन में कुछ कह रहे होते हैं, वो अंतःवैयक्तिक होता है। संचार की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, हम अपने मन में सोचते हैं ना पहले कुछ कहने से, तो वो क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार कर रहे होते हैं। आज मैं शालू से कहूँगी बेटा रोज़ अपनी नोटबुक चेक करवाया करो, और बाद में मैंने कहा आपसे, तो जो पहले मैंने मन में सोचा था वो क्या था? अंतःवैयक्तिक संचार। मैंने अपने मन में सोचा था। या मैं ईश्वर से कह सकती हूँ, हे ईश्वर कुछ ऐसा कर दो, 11वीं के सभी बच्चे पूरे काम कर लें, बढ़िया सा कवर चढ़ा लें और रजिस्टर रोज़ चेक करा लें। हो सकता है वैसे ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संचार की ओर। इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। ठीक है, फीडबैक तुरंत मिलता है, मतलब दो लोग आमने सामने बात कर रहे होते हैं तो तत्काल आपको फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि सामने जो व्यक्ति श्रोता आपको सुन रहा है, प्राप्तकर्ता जो है आपके संचार का, वो तुरंत आपको फीडबैक दे देगा। जैसे मैंने स्टाफ रूम में किसी एक बच्चे को बुला लिया और मैं उससे बात कर रही हूँ कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो बच्चा को तुरंत जवाब देना होगा कि यह कारण था, इस कारण से मैं कल विद्यालय नहीं आ सका या नहीं आ सकी। तो ये अंतर्वैयक्तिक है। दो व्यक्ति आमने सामने, जैसे आप अपने माता जी से बात कर रहे हैं सामने बैठकर, आज सब्जी में क्या खाओगे, आप फिर बताते हो। ठीक है, तो ये अंतर्वैयक्तिक संवाद है। इसके बाद है समूह संचार। समूह संचार के अंदर चर्चाएं, विचार विमर्श शामिल हैं। जैसे घर में आप सभी बैठे हैं, आजकल तो लॉकडाउन है तो सब घर में बैठे हैं, 4-5 लोग आप सब घर बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, समूह संचार है। कहीं से कोई विचार आता है, फिर किसी और का कुछ विचार आता है, किसी मुद्दे पर चर्चाएं हम देखते हैं, टेलीविज़न में हम देख रहे होते हैं कि कुछ लोग हैं आपस में बहस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो समूह संचार है उनका, लेकिन हम तक वो टीवी के माध्यम से पहुंच रहा है तो हम उसे जनसंचार कहेंगे। समूह संचार का अर्थ यह हुआ कि कुछ मुद्दों पर, जैसे संसद भवन में मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है, तो वो समूह संचार है। सब आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। अगला आता है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। जनसंचार
एक बड़े जन समूह से संचार, तो वो कैसे होगा, सब आमने सामने तो नहीं बैठ सकते। जनसंचार में किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी टीवी की बात की, ऐसे ही रेडियो की बात हो सकती है। ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें एक समय पर किसी वस्तु के माध्यम से अनेक लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है। ठीक है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट इसी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन बनता है जनसंचार की विशेषताएं बताएं। पेपर में 2 या 3 मार्क में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने 2 या 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, आपने बहुत ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, ओके। तो पहला इन्होंने क्या कहा, जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। इस पॉइंट को इतना ही करेंगे। पहले लॉन्ग में आता था क्वेश्चन तो मैं लॉन्ग करवाती थी, बट अब छोटा ही करना है आपने। तो क्या होता है, जो श्रोता हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। एक समय में करोड़ों लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं। लाखों की छोड़ दीजिए, करोड़ों खरबों लोगों तक आप एक बार में बात पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट सेकंड, जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। यानी देखिए, जो भी आप समूह की चर्चा हो रही है या अंतर्वैयक्तिक चर्चा हो रही है, अब 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को सुनाई जाए? नहीं, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित ही बात कर रहे हैं। समूह में संचार हो रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो सबका एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो वो उन लोगों का पर्सनल भी हो सकता है ना। लेकिन जब हम जन संचार की बात करते हैं तो हम ऐसे संचार की बात कर रहे हैं जो ऐसा सूचना है जो सब तक पहुंच सकती है और सबके लिए है। हम टीवी पे बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं तो वो हम सबके लिए है, 2 लोगों के लिए नहीं है। अगर वहाँ पे समूह की चर्चा भी दिखाई जा रही है तो वो ऐसी चर्चा है जो जनता तक पहुँचनी चाहिए, तभी वह जनसंचार बन रहा है। अगला पॉइंट है, संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है ना। नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, सब अलग अलग औपचारिक संगठन हैं जिनके माध्यम से जनसंचार किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब द्वारपाल कौन होता है? एक तो आप ये वाला पॉइंट इसके अंदर डालेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जनसंचार में द्वारपाल किसे कहते हैं? तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है किसे कहते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। ठीक है, द्वारपाल में आपको खास तौर पे संपादकों के बारे में बता दिया गया है। ये लोग ये तय करते हैं कि कितना छपेगा। देखिए, अखबार के अंदर बहुत सारी खबरें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन किस खबर को कितने शब्दों में रखा जाएगा इसका निर्धारण द्वारपाल ही करेंगे, यही निर्धारित करेंगे। फिर यह भी देखा जाएगा, जैसे मैं कल कह रही थी कि एक तरीके से लोगों को एक रुझान उनका तय कर दिया जाता है, कर सकते हैं, इतनी ताकत है पत्रकारिता में, तो उसके लिए भी देखा जाता है कि कितने शब्दों को रखा जाए, किसको महत्व दिया जाए और किसको महत्व ना दिया जाए। ये अखबार के एजेंडा पे डिपेंड करता है।
जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इनकी जो अगला प्रश्न आएगा वो आएगा द्वारपाल की भूमिका। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। जैसे कि जो भी मुजरिम होते हैं उनके पास ये हक होता है कि वो अपने चेहरे को ढक सकते हैं, तो कोई पत्रकार उसे मजबूर नहीं कर सकता कि चलिए चलिए आप अपने मुंह पे से नकाब हटाइए, हम आपकी फ़ोटो लेंगे। इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं कुछ पत्रकारिता के, उनका पालन करना होता है। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो उनका जो जिस तरीके से उनका शव पड़ा हुआ था उसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा दिखाई गई। अब पत्रकारिता का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन है, आप नहीं दिखा सकते, आपको ब्लर करना चाहिए था उस जगह पर, उनका चेहरा ब्लर होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो इस बात पर काफ़ी विवाद उठा और ऐसे समाचार पत्रों के खिलाफ, ऐसे समाचार जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, आपत्ति जताई गई। संचार के कार्य क्या क्या हैं? आप यहाँ से सिर्फ संचार के कार्य याद करते जाएंगे, ठीक है। 8 कार्य दिए हैं, 8 कार्य आप याद करेंगे। ये प्रश्न 18वां बन रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। संचार का प्रयोग हम करते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, मम्मी दूध दे दो, मम्मी पानी दे दो, ठीक है। नियंत्रण के लिए संचार के ज़रिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक ख़ास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं, हम कहते हैं ना क्लास के अंदर आप चुप बैठिए, शोर नहीं करेंगे, आप इस जगह बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, तो नियंत्रित कर रहे हैं। घर में माँ बाप कहते हैं ना चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे बात करो, तो आपको नियंत्रण सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, व्यवहार करना सिखाया जाता है। सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैंने बताया, तो अब आप ढूंढना शुरू करेंगे नहीं, तो कुछ जानने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, कुछ बताने के लिए कुछ खबरें हम सुनते हैं। अभिव्यक्ति के लिए संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। संचार माध्यमों के ज़रिए या संचार के ज़रिए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई और अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कुछ और बात कह सकते हैं। सामाजिक संपर्क के लिए समाज का जो समूह है, हम उसके अंदर अपनी बात कहने के लिए संचार का ही प्रयोग करेंगे। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। किसी भी तरह की आपकी समस्या हो सकती है, मैम आज मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, या फिर मम्मी मुझे बाहर नहीं जाना है, किसी भी तरह की कोई समस्या हो सकती है। संचार का जो यहाँ कार्य लिखे हैं, इसके इतर भी आप जो कार्य समझते हैं आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और भी आप जो सोचते हैं, अब ये चीज़ें देखिए रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और उन सब में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? संचार का, लेकिन कभी हमने ऐसे सोचा ही नहीं। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अरे वाह क्या लड्डू हैं, या फिर छी आज फिर घिया की सब्जी बना दी। तो संचार का प्रयोग हम इन सभी चीज़ों के लिए करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। मैं शिक्षिका हूँ, मैं आपसे संचार कर रही हूँ, मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ, अब आप मुझे फीडबैक देंगे जब आप पढ़ लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? संचार कर रहे हैं। हम सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब जनसंचार के कार्य, सूचना देना, ठीक है, अखबारों से, मैगजीन से, न्यूज़ चैनल से हमें सूचना मिलती है। शिक्षित करना, हम पढ़ सकते हैं, देश दुनिया की खबर जान सकते हैं। जैसे आजकल मुझे बड़ा मज़ा आता है, फेसबुक पे एक पेज है वियर्ड हिस्ट्री करके,
अगर आपको ढूंढना हो, देखना हो, बड़ा मज़ेदार है, WEIRD वियर्ड हिस्ट्री। उसके अंदर क्या होता है कि बड़े कमाल कमाल की चीज़ें पूरे विश्व में, कहीं कुछ कब्रें मिल रही हैं, कहीं कुछ और मिल रहा है, अजीब पत्थर मिल रहे हैं, अजीब अजीब किस्से, बड़े मज़ेदार और रोचक किस्से। ठीक है, तो मैं शिक्षित हो रही हूँ, उससे मुझे पढ़ने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आता है, कुछ सीख रही हूँ। तो शिक्षा के लिए भी हम जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, मनोरंजन करते हैं हम अपना, हम वीडियोस देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं, है ना। एजेंडा तय करना, मैंने ये स्टार्टिंग में समझाया है फर्स्ट क्लास में, किस तरीके से एजेंडा तय किया जाता है और उसके तहत रुख मोड़ दिया जाता है, एक घटना या मुद्दे को उठाया जाता है और उसके बाद में उस पर ही आप देखते हैं कि सारा दिन आपको समाचार दिख रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो एक एजेंडा तय कर लिया है और उसके तहत आपको खबरें दिखाई जा रही हैं। निगरानी की जाती है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जनसंचार माध्यमों के ज़रिए हम निगरानी रख सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह समाज के लोगों के हित के लिए ही हो रहा है या वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कुछ आप देख रहे हैं, बार बार बजट की बात हो रही है, बार बार फंड्स की बात हो रही है कि कोविड-19 में इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, सरकार ने उसका कहाँ प्रयोग किया है। ये सब आपको टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो निगरानी रख रहे हैं सरकार पर पूरी तरह से। विचार विमर्श के मंच, जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि ये आपको विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां आप देखेंगे फेसबुक पर कोई पेज बनाता है या कोई पोस्ट डाल देता है किसी विचार से संबंधित, बाकी लोग कमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उस टाइम पीरियड में जो भी मुद्दा उस व्यक्ति को लगा कि महत्वपूर्ण है, उसने पोस्ट डाला और बाकी सभी लोग वहाँ पर अपने विचार दे रहे होते हैं। तो विचार विमर्श का एक मंच भी प्रदान करता है जनसंचार। आज इतना करेंगे, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आप, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन आता है और बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने जितना किया है इतना ही कंप्लीट करेंगे। 19 क्वेश्चंस हो गए हैं, सभी लोग अपने कंप्लीट कर लें। ठीक है, प्रश्न 19 तक हो गया है। दूसरी चीज़, इस पेज को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपके पास बेटा उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।